बच्चों को ट्रेनिंग कराता हूँ। मैं किसी से कोई चार्ज नहीं लेता, बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग कराता हूँ मैं। 2 महीने अच्छे से ट्रेनिंग कराई। टाइम था 35 मिनट का। आई प्रॉमिस 35 मिनट ही नहीं आती थी उसकी। तो सबसे पहला इमोशन क्या आता है? मैं जो कुछ भी हूँ सब मेरी मम्मी की बदौलत हूँ। वो मेरे भगवान है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उस सिचुएशन में मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया जब डॉक्टर ने बोला कि इसके दोनों हाथ कटेंगे, तो गर्बान पकड़ ली थी डॉक्टर की कि मैं चाहे रोड पे रह लूँगी लेकिन अपने बच्चे के हाथ नहीं कटने दूंगी मैं। कि अगर आपकी लाइफ को एक टाइटल देना हो तो वो टाइटल क्या होगा? तो आपने मेरे जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल सब में देखा होगा, तो मैं अपना असली भगवान मेरी मम्मी को मानता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ नहीं हो रहा है ना, तो कुछ अच्छे की तैयारी होती है। कि जो सपने होते हैं वो सच में पूरे होते हैं या लोग पूरा कर सकते हैं? बहुत से ऐसे होते हैं सिर्फ सपने देखते हुए रह जाते हैं। मेरा सबसे पहले सपना था कि मैं भारत के लिए खेलूं और भारत के लिए मैं मेडल जीतूं। मैंने मैम वो सपना पूरा किया। कैसा फील था उस टाइम पर जब मैं मेडल जीत के आया तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सर ने पर्सनल अकाउंट पे मुझे ट्वीट दी थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ओम जी बिरला लोकसभा स्पीकर, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान के लगभग सभी मंत्रियों ने मेरे को इनवाइट। बच्चा जा रहा है एग्जाम दे रहा है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको पहचान बनानी है, आपको गर्दन नीचे रखना है, लोग ताने दे रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, आप हार रहे हो, आप जीत रहे हो, आप किसी के लिए मत सोचो। आप जो आपका जो टारगेट है आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। उस पर फोकस होगा तो 100% आपकी पहचान तो बनी जाएगी मैम। सुनील कुमार साहू बिना कांटों के पथ के आगे ही रेस में निकल गया। सामने वाले का काम क्या रहता है कि आपको डिमोटिवेट ही तो करना होता है। अगर आप हो गए तो आप उनके शिकार बन गए, लेकिन आप उन तानों को पॉजिटिव में लो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द अनदर शो ऑफ बातें तेरी मेरी विद रीना, जहां पर हम बातें करते हैं स्ट्रगल की, रियल लाइफ स्टोरी की और हार्डेस्ट जर्नी की। तो दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमारे सामने ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां पर सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। या तो आप हार मान ले या फिर उस हार से आगे निकलकर अपने आप को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएं जहां पर कभी आपने सोचा भी नहीं होता। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हुई है जिनको कभी डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, आगे कुछ नहीं है, इनकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। घर वालों ने उम्मीदें छोड़ दी थी और उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं थी। तभी उनकी माँ की शक्ति सामने आई। जहां पर माँ होती है वहां पर सब कुछ होता है। तो उनकी माँ की आत्मविश्वास और उनकी मेहनत के बलबूते पर उन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों को अपनी ताकत में बदल दिया। सो आइए स्वागत करते हैं सुनील कुमार साहू जी का, जो आज केवल पैरा एथलीट ही नहीं बल्कि हजारों युवाओं के इंस्पिरेशन है और नेवर गिव अप स्पिरिट का नाम है। सो आइए स्वागत करते हैं सुनील कुमार साहू का, पैरा एथलीट्स, यूथ आइकन, बहुत सारे मेडल्स अर्न करने वाले पर्सन का। सो सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें तेरी मेरी विद रीना में, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना प्रीशियस टाइम हमें निकाल कर आए हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच मैम, जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और आज के इस पॉडकास्ट से सभी से रूबरू होने का मुझे सौभाग्य भी मिलेगा। जो लोग गिव अप करते हैं, हार मानते हैं ज़िंदगी में, आई होप उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सुनील जी, सबसे पहले तो ये बताइए, बातें तो हम बाद में करेंगे, बट जो आज हमारे सामने सुनील कुमार साहू बैठे हैं, ये अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? एक एज एन पैरा एथलीट या फिर एक नॉर्मल पर्सन या माँ का दुलारा राजा बेटा? देखो मैम, सबसे पहले डिफाइन मैं अगर बात करूँ तो मैं सबसे पहले एक आम इंसान में खुद को मानता हूँ। मैं सुनील कुमार साहू, मेरी परिस्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैंने अपनी परिस्थिति को अपना मजबूत पक्ष बनाया। संघर्ष ज़िंदगी में थे, मतलब छोटे संघर्ष भी होते, बड़े भी होते, लेकिन मैंने संघर्षों को अपना मजबूत पक्ष वहाँ से मैंने बनाया। मैंने अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाई। मैंने लगातार एक रहता है ना कि अपनी जो विकलांगता थी उसको अपना मैंने मजबूत पक्ष बनाया। और उसके बाद में आज लोग मेडल की चमक को देखते हैं, इतने सारी चीज़ें जो अवार्ड वगैरह देखते हैं, लेकिन अगर मुझे डिफ़ाइन करना पड़े तो मैं अपने आप को डाउन टू अर्थ मैं एक पर्सन मानता हूँ। और इसके अलावा मैं यह मानता हूँ कि एक रहता है जो इंसान खुद को कमज़ोर नहीं समझता, और वही मैं हूँ मैम। तो सुनील जी, अगर आप आपको पीछे मुड़कर देखते हैं पिछली लाइफ में, तो सबसे पहला इमोशन क्या आता है? मैम, सबसे पहले इमोशन कृतज्ञता, थैंक यू, धन्यवाद का आता है, जो कि मैं मेरी मम्मी को मानता हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ सब मेरी मम्मी की बदौलत हूँ। मैं मानता हूँ कि जो लाइफ में जो संघर्ष थे उन्होंने मुझे मजबूत बनाया, मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ।
मैं क्योंकि मम्मी को इसलिए मैं थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि वो मेरे भगवान है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उस सिचुएशन में मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया जब डॉक्टर ने बोला कि इसके दोनों हाथ कटेंगे, तो गर्बान पकड़ ली थी डॉक्टर की कि मैं चाहे रोड पे रह लूँगी लेकिन अपने बच्चे के हाथ नहीं कटने दूंगी मैं। उस माँ ने जो लगातार 5 साल से ऐसा पल हो रहा था, तब भी लोगों के ताने झेले कि लोग बोलते थे कि तुम्हारे घर में कोई इंटरनेशनल खेला है या फिर हाथ भी सही नहीं है, उनके प्रॉब्लम है, तुम यहाँ दुनिया के झाड़ू पोंछे का काम कर रही हो, वो भी तुम्हारे साथ सपोर्ट करेगा। बट उस सिचुएशन में मुझे सपोर्ट किया। तो एक इमोशन की जो बात करें वो मैं मेरी मम्मी को ही मानता, मतलब वही है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं कुछ हूँ सब सारी चीज़ें वो मेरी मम्मी की देन हूँ मैं। माँ को ताकत कहाँ से मिलती थी वो विश्वास को बरकरार रखने के लिए, और सुनील को नॉर्मल सुनील से सुनील कुमार साहू बनाने के लिए? उनको वो कहाँ से ताकत मिलती थी? उनका विश्वास कैसे दृढ़ विश्वास में बदला? एक्चुअली मैम 2017-18 में मैंने पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल जीता था। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं बेड पे रहता था, तो मैं मम्मी से एक चीज़ बोलता था कि मम्मी देखना एक दिन आपका बेटा बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि भाई भी एक्सपायर हो गया, पापा भी, बहन भी, बिजनेस बंद हो गया, घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ये आपके एक्सीडेंट की बात है? हाँ, ये एक्सीडेंट के बाद का था ये। हाँ। तो उसके बाद में स्थिति ऐसी थी कि मम्मी नर्वस हो जाती थी कभी कभी कि अब तो, क्योंकि एक सबसे बड़ी जो एक साया होता है पापा का, वो जब चल जाता है तो आप समझ सकती हो उस माँ पर क्या गुजरती है। बट मैं मम्मी को बोलता था कि मम्मी आप देखना कि एक दिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा। मम्मी एक सॉन्ग सुनाती थी जब पापा एक्सपायर हुए, तो मुझे अभी भी याद है कि जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथ ही अगर तेरा साथ हो। तो काफ़ी कुछ मोटिवेशन वहाँ से मिलता था। तो वही सारी चीज़ें माइंड में चलती थी कि मैं भी देखना मम्मी के लिए कुछ करूँगा। उसके बाद जब पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड मेडल मम्मी को पहनाया, तो मैंने बोला कि एक दिन भारत का गोल्ड मेडल भी पहनाऊंगा। तो मम्मी को भरोसा था और मम्मी को मैंने प्रोमिस भी किया था, तो विश्वास था, उसी की देन है आप ये इंटरनेशनल मेडल देख रहे हो। सो ये मेडल ही नहीं है, माँ का विश्वास है जो जी आज मैम। आपके गले में है। जी मैम। सो सुनील, पूरी जिंदगी में अगर देखा जाए तो आपकी माँ ही आपकी सब कुछ है, जिनकी वजह से आप यहाँ तक आज पहुंचे हैं। तो आई थिंक कि सबसे बड़ा सैल्यूट तो वो ही डिजर्व करती हैं, क्योंकि माँ नहीं होती तो शायद आप ये नहीं होते। बट फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि अगर आपकी लाइफ को एक टाइटल देना हो तो वो टाइटल क्या होगा? मैम अगर सबसे पहले तो आपने हीरो की बात करी, तो मैम मैं मेरी लाइफ का सबसे बड़ा हीरो मैं मेरी मम्मी को मानता हूँ मैं। जी। क्योंकि मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत मजदूरी आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, तो बहुत सपोर्ट किया है। और उनके सेक्रीफाइस, उनकी ब्लेसिंग, उनका जो सपोर्ट मेरे ऊपर शायद नहीं होता तो मैं शायद आज इस मुकाम पे नहीं होता। तो आपने मेरे जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल सब में देखा होगा, तो मैं अपना असली भगवान मेरी मम्मी को मानता हूँ। और मेरा जो असली भगवान, जो अगर मैं बोलूँ या मेरा रियल हीरो की बात करूँ, मैं मेरी मम्मी को मानता हूँ, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है। इसके साथ में मेरा छोटा भाई को मानता हूँ, अनिल को, जिन्होंने सपोर्ट किया। उसके अलावा मैम आपने मुझसे पूछा कि एक लाइफ में एक टाइटल में अगर जो आपने बताया, तो एक टाइटल में मैं यही कहूँगा कि एक लाइन है मैम कि अगर जीवन में कुछ नहीं हो रहा है ना तो घबराओ मत, कुछ अच्छे की तैयारी है। ये मेरी माई मुझसे कहती थी कि देखना बेटा, एक दिन मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये मेरी मम्मी मुझसे कहती थी कि देखना, क्योंकि मैम लगातार 4-5 साल से मैं असफल हो रहा था, मेडल नहीं लग रहे थे, तो मम्मी को मैं बड़ा हताश हो जाता था कि मम्मी जैसे कि कभी मेरी 4th पोजीशन आती थी, कभी कोविड के कारण गेम नहीं हो रहे थे, कभी इंजरी हो रही थी, गेम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा था। अब हुनर तो बहुत था, लेकिन प्लेटफॉर्म तो ऐसा मिलना चाहिए ना आपको। हर्डल्स बीच में आए जा रहे थे। हाँ, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मम्मी एक चीज बोलती थी कि देखना मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। और देखना, आपको बिलीव करना पड़ेगा सभी को कि लाइफ में अगर कुछ नहीं हो रहा है ना तो कुछ अच्छे की तैयारी होती है। अब आप देखिए, मेरी लाइफ में इतना सारा स्ट्रगल था, इतने सारी लगातार असफलताएं थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा कि एक रहता है ना, भगवान एक परीक्षा लेता है आपको। अगर आपको बड़ा बनना है ना तो एक परीक्षा रहती है भगवान की, अगर उसमें हम उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत आगे भी जाते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ, मैं खुद को मानता हूँ, क्योंकि मैंने किया है। अभी तो आप बड़ा प्राउड फील कराते होंगे, आपकी मम्मी बहुत प्राउड फील करती होंगी आपके ऊपर। बचपन में सुनील कैसे थे? शरारती थे या डिसिप्लिन में रहते थे? मैम सबसे पहले मैं बचपन में बात करूँ, मैं एक शरारती भी था मैम, और डिसिप्लिन ज़्यादा था। क्योंकि डिसिप्लिन इसलिए मैम मैं ज़्यादा था क्योंकि एक शुरू से एक अनुशासन था अंदर की, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, बड़ा बनना है। क्योंकि
बचपन से सपना आर्मी का जो मैंने देखा था, तो देश की सेवा करने का इतना सारा जो एक रहता है ना कि एक जिम्मेदारी जो मैंने ली थी, तो उसके लिए डिसिप्लिन तो होना जरूरी था सिर्फ मम्मी के लिए। जी। हमने सुना है बहन के साथ आपकी बड़ी झगड़े वगड़े होते थे और आप बहुत पिटे भी हो अपनी दीदी से। एक्चुअली मैम ये बात ये सच बात तो है। कैमरे पे आनी पड़ेगी। नहीं मैम, एक्चुअली जो मेरी बड़ी बहन है रीना, मतलब आई प्रॉमिस नली जो होती है ना, उनसे बहुत पिटा एक हूँ। मिनट, रीना आपकी बड़ी बहन का नाम है? जी। क्या बात है, आई एम सो ग्लैड कि मतलब आपकी बहन का नाम रीना है। सो आई एम फीलिंग लाइक कि हाँ मैं भी आपकी बड़ी बहन बन गई हूँ। मैं बड़ी बहन की तरह बिलीव करता हूँ वहाँ पर। तो मैम ये है कि मेरी बड़ी बहन बचपन में जब मैं जैसे कि लाइक मैं क्रिकेट मैच देखता था तो बहुत मारती थी। जैसे कि एक रहता है ना घर में, जैसे कि सफाई कर दी पूरी, उसके बाद में गलती से अंदर चले गए तो फिर दिन खराब है, फिर दिन उल्टे आ गए मेरे। फिर पिटना फिक्स है, 100% पिटना, मतलब लाइफ में इतना पिटा हूँ मैम। बट मैम आज वो ही रीना बहन जब खाना खाती है, जब मैं मेडल जीत लेता हूँ, मैं पूरा इंटरव्यू की बात करें, पूरा एक रहता है ना कि इतना सपोर्टिव, मतलब लाइफ में बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हर एक चीज़ में, भगवान मतलब पूजा पाठ की बात करें सभी चीज़ों में, तो वही मेरी तो बहन कभी है। होता है ऐसे कि आपका लाइक गए हुए हैं मैच के लिए, रनिंग चल रही है और मम्मी और दीदी वगैरह घर में सब लोग टीवी के सामने बैठे हुए हैं, जब तक कि गुड न्यूज नहीं आ जाएगी, जीतने की न्यूज नहीं आ जाएगी, तब तक कि बस टिका कर बैठे होते हैं वहां पे नजरें नहीं मैम फोन पर या टीवी पर? नहीं मैम होता है, जब जैसे कि जब मेरा मैच आता है तो जैसे कि मेरा छोटा वाला भाई अनिल है, मम्मी है, और जैसे कि जो मेरी सिस्टर है, मैंने आपको बताया रेखा बहन है मेरी, बड़ी रीना बहन, तो ये क्या करते हैं जैसे कि जब मैच आता है तो इनका बस एक ही, मुझसे ज़्यादा डर उनको लगता है कि कुछ गलत ना हो, कि मैच है, बस भगवान से यही प्रे होती है कि बस मेरा भाई गया है खेलने के लिए, बेटा गया है तो बस यहाँ से जीत के आए, कुछ गलत ना हो। और मैम होती भी है, क्योंकि जब एक पिता जब साथ में जाते हैं तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब पापा नहीं होते और अकेला लड़का खेलने के लिए बाहर अदर स्टेट राजस्थान को रिप्रेजेंट करने जाता है तो कहीं ना कहीं नर्वस होते ही है। बट फिर भी बहुत काफ़ी सपोर्ट करते हो पीछे से भी मुझे। बचपन में बहुत सारे बच्चे बहुत सपने देखते हैं और अभी हम भी सपने की बात कर रहे थे, आपका सपना था आर्मी में जाने का। जी मैम। बट वो कहीं ना कहीं ओझल हो गया क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह हुआ। तो मैं जस्ट ये पूछना चाहती हूँ कि लोगों के जो सपने होते हैं वो सच में पूरे होते हैं या लोग पूरा कर सकते हैं? बहुत से ऐसे होते हैं सिर्फ सपने देखते हुए रह जाते हैं, चले जाते हैं, मगर वो सपने पूरे नहीं होते। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं मानता हूँ मैम कि जब भगवान ने मुझे बनाने में कुछ कमी नहीं रखी, मैं मानता हूँ कि जब भगवान ने मुझे एक रहता है कि अच्छा जीवन मुझे दिया है, या मतलब मैं अगर बात करूँ कि सपने, मैं मानता हूँ कि सपने पूरे होते हैं, मैंने करके दिखाया है, और मैं मानता हूँ कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे कि हम आज के टाइम में बात करते हैं रोहित शर्मा की, विराट कोहली की, या सलमान खान, शाहरुख खान, कोई भी एक्टर की, हम देखते हैं कि हम उनसे पीछे क्यों रहे, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते सारी चीज़ें। मैम मेरी लाइफ में मैंने सपने देखे थे, मेरा सबसे पहले सपना था कि मैं भारत के लिए खेलूं और भारत के लिए मैं मेडल जीतूं, मैंने मैम वो सपना पूरा किया। मैंने दूसरा सपना मैम एक देखा था कि जब मैं एक बड़ा खिलाड़ी बनूं, मैं बड़े बड़े क्रिकेटरों को देखता था, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, गूगल पे सर्च करता था तो उनकी सारी चीज़ें आती। आज कोई सुनील कुमार साहू कौन है, कोई एडिट डालता है गूगल पे तो सारी चीज़ आती है, यूट्यूब पे आप डालते हो। इसके अलावा मेरा सपना था कि इंटरनेशनल अखबार में मैं सबके आर्टिकल देखता था। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस में मेरा जब फर्स्ट टाइम मैं नेशनल में गोल्ड जीता तो वहां पर मेरा आर्टिकल आया था, मुझे बहुत अच्छा। कैसा फील था उस टाइम पर? मैम बड़ा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। इसके अलावा सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट था कि जब मैं मेडल जीत के आऊँ मैं वहाँ से, तो एक मैं देखता था कि जैसे कि केंद्र के मंत्री, ये राजस्थान के मंत्री, मैम मैंने ये सपना पूरा किया। जब मैं मेडल जीत के आया तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सर ने पर्सनल अकाउंट पे मुझे ट्वीट दी थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, ओम जी बिरला लोकसभा स्पीकर, ऊर्जा मंत्री, राजस्थान के लगभग सभी मंत्रियों ने मेरे को इन्वाइट किया और पर्सनल अकाउंट पे लगभग सभी ने मेरे को बधाई भी दी थी। तो ये सपने ही थे मेरे। इसके अलावा मैं बात करूं कि जब मैं एक बड़ा खिलाड़ी बनूं तो मेरे खुद के क्वेश्चंस भी आए, मेरा भी लेसनों में बड़े बड़े क्रिकेटरों के देखता था मैं। आज मेरा लेसन भी मैंने बुक में देखा, शैक्षणिक किताब में मेरा खुद का लेसन। इसके अलावा मैं बात करूं तो आज इंडिया करंट जी के, राजस्थान करंट जी के, दोनों में क्वेश्चन मेरा सपना था कि जब घर बने तो घर के बाहर एक प्लेट हो सुनील कुमार साहू की, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर सुनील कुमार साहू। आज मैंने वो सपना भी मेरा पूरा किया। कभी वो सोचा था सुनील कुमार साहू ने कि वो इस तरीके से पहचाने जाएंगे कि एक सरकारी नौकरी के लिए कोई
बच्चा जा रहा है एग्जाम दे रहा है, वहां पर आपको क्वेश्चन आ रहा है और इतने बड़े बड़े मंत्रियों से आप मिल रहे हैं। मैम मैं मानता हूँ कि आप पहचान के पीछे मत भागिए, आप सिर्फ मेहनत कीजिए। मेरी मम्मी एक चीज़ बोलती है कि आप कर्म कीजिए, सिर्फ आप फल की अपेक्षा मत कीजिए आप, क्योंकि अगर हम पहचान के लिए लेके बैठ जाएंगे कि मेरी ये पहचान होगी, मुझे ये करना है, तो मैं मानता हूँ कि आप अपनी मंजिल से भटक जाएंगे। डिस्ट्रैक्शन जो लाइफ में आती है, मैं मानता हूँ कि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पहचान बनानी है, आपको गर्दन नीचे रखना है, लोग ताने दे रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, आप हार रहे हो, आप जीत रहे हो, आप किसी के लिए मत सोचो। आप जो आपका जो टारगेट है, आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। और आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरा सपना पैरा ओलंपिक में गोल्ड लाना या मेरे को गवर्नमेंट जॉब पाना, बस आप उस पर फोकस कीजिए। अगर आपका उस पर फोकस होगा तो 100% आपकी पहचान तो बनी जाएगी मैम। मैंने तो किया है। आपने किया है तो और भी लोग हैं जिनके लिए आप इंस्पिरेशन बनते जा रहे हैं। बट सुनील जी, मैं यहाँ पर एक सपने की ही बातें आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग उन सपनों के पीछे इतना मतलब रेस में भाग जाते हैं कि वो कर्जा भी ले लेते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही कि सपनों को पूरा करने के लिए कर्जा लेना भी सही है? मैं मानता हूँ कि कर्जा लेना कोई बुरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम क्या करते हैं मैम, जैसे कि मुझे पता है कि मैं लाइफ में एजुकेशन में मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं लाइक एसएससी, रेल, बैंकिंग जो भी है, मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ, या मैं कोई स्पोर्ट में मुझे पता है कि मेरा टारगेट नेशनल में गोल्ड लाना है। अगर मैं उसके लिए मुझे पता है कि मैं लेके आऊँगा, मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए जैसे कि कुछ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती। अब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो कर्जा तो लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा। बट मैं मानता हूं कि आप लोन लीजिए, आप लोन लीजिए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं यहाँ से लोन ले रहा हूँ और मुझे इतना भरोसा है कि मैं लोन तो लूँगा यहाँ से, लेकिन उसके बाद में मेरे को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। मैं 1 साल प्रिपरेशन करूँगा, 0.1% में 1 साल असफल हो गया, लेकिन अगले साल मैं फिर प्रिपरेशन करूंगा, मैं तैयारी करूंगा उस चीज़ की, लेकिन अगले साल भी अगर मैं असफल होता हूं तो मैं 100% यहाँ से जीतूंगा और मैं गवर्नमेंट जॉब या मेडल में लेके आऊंगा। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंदर एक आग लगनी चाहिए, एक डिसिप्लिन। मेरे को पता है कि मेरे को यहाँ से मेडल लाना है या नौकरी लानी है, कंसिस्टेंसी मेरे को मेहनत करनी है लगातार। अगर ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में होगी तो उसके बाद में आपके अंदर ये भरोसा, विश्वास होना चाहिए कि मैंने ये जो कर्जा लिया है ना, मैं ब्याज के साथ ये पैसे मैं लुटा पाऊंगा। अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो मैं मानता हूं कि आप कर्जा लीजिए और आप मेहनत कीजिए और आप अपने सपने को रोकिए मत। लेकिन आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, मेहनत, सैक्रिफाइस, आपको घर बार दुनियादारी सब कुछ छोड़नी पड़ेगी। और अगर बड़ा बनना है ना तो मैं मानता हूं कि 28 से 30 साल की उम्र तक इंसान को सब कुछ छोड़ देना चाहिए। घर बार, माँ की जो रोटी होती है, माँ का बना हाथ का खाना, वो भी छोड़ना पड़ेगा आपको अगर आपको बड़ा बनना है, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि त्याग बहुत जरूरी है सफल होने के लिए। सही बात है, अगर सुख में बैठे रहोगे तो शायद नहीं मिलता। एंड थोड़े से स्ट्रगल और थोड़ी सी चीजों को त्याग करके ही लाइफ में एक अच्छी लाइफ आप बेहतर पा सकते हैं। एंड ये तो हम लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी देखा है कि उन्होंने कितने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स करे हैं, जो वो आज की डेट में बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड कर पा रहे हैं। जी मैम। तो ये तो हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि असफलता की हम बात कर रहे थे, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए असफलता का क्या महत्व होता है? असफलता कितनी जरूरी होती है? मैं मानता हूँ मैम कि असफलता कोई चीज नहीं होती। आज के समय में लोग बोलते हैं कि ये रातों रात सफल हो गया है, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि असफलता एक मतलब कि हमारी जो माइनर कमियां होती है ना, सिर्फ हम उनको दूर करते हैं। लाइक मैं 2017-18 में जब मेरा पहला स्टेट लेवल गेम था जयपुर स्वामी मान सिंह स्टेडियम में, तो मैं 4th पोजीशन पे वहाँ पे मैं आया था। तो मैं 4th पोजीशन पे आया तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने अपना न्यू चैप्टर जो था इवनिंग से ही मैंने रख दिया था कि मेरे को अगले साल किसी भी हालत में मेडल लेके आना है। मैंने अपनी प्रिपरेशन उसी टाइम से कर ली थी, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास था। मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं असफल हो गया और मैं पता नहीं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। मैंने क्या किया कि मुझे पता है कि ये मेरी माइनर मिस्टेक थी और मेरी कमी थी, ये मुझे इस कमी को अगले साल पूरा करना है। हम एग्जाम हॉल में हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हम 1 साल देते हैं,
0.1% आप असफल हो जाते हो, ठीक है। आप ये सोचिए ना कि मेरे पास अभी अगले साल इसको पूरा करने का मौका है मेरे पास। लोग क्या करते हैं, 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं। आपको बिलीव करना पड़ेगा मैम, आपने 1 साल कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन की, आपने एग्जाम दिया तो आपने 60-70% तो अपने कोर्स को कवर कर लिया, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन दोगे, आप पॉइंट पर नंबर से आप रह जाते हो, लेकिन अगले साल दोगे तो मैं मानता हूँ कि फिर भी अगर आप असफल होते हो तो आपने जैसे कि मतलब मुझे लगता है कि माइनर कमी आपकी रही होगी, जैसे कि 0.1 0.2 या 1 नंबर 2 नंबर से आप रहते हो, लेकिन उसके बाद भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमको हमारी अच्छाई भी सोचनी चाहिए कि हम पिछले साल से ये साल बेहतर किया है और मुझे पता है कि अगले साल मुझे और भी बेहतर बनाना है। और मैम ये चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर आपने अपने जो पास्ट है उसको प्रेजेंट से बेहतर नहीं बनाया तो आपने लाइफ में कुछ भी नहीं किया। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लगातार आप मेहनत कीजिए। जब आप तीसरे साल जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आप कोई एग्जाम देते हो तो 100% आपको सफलता मिलती है। तो मैं मानता हूँ कि असफलता कुछ नहीं होता, असफलता सिर्फ माइनर जो हमारी कमियां होती है सिर्फ हमको वो दूर करनी होती है ये मैम। कहना गलत नहीं होगा, सफलता ही पहली सीढ़ी है सफलता की। जी मैम, बिल्कुल। अच्छा, ये सुनील जी ये बताइए कि हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, जिसमें हमारी सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी जी। आपकी लाइफ में, आपकी सफलता में समाज का क्या योगदान रहा? उनकी साइड से आपको किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला, पॉजिटिव और नेगेटिव? देखो मैम, होता क्या है कि जीवन के सफर में कुछ अच्छे लोग मिलते हैं और कुछ बुरे लोग मिलते हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य ये था कि मेरे को अच्छे लोग ज़्यादा मिले। अगर अच्छे लोग मुझे ज़्यादा मिले तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया। और एक रहता है ना कि आपकी लाइफ में मेहनत जब तक किसी काम की नहीं होती जब तक उसे एक सही डायरेक्शन ना मिले, और वो डायरेक्शन के लिए आपको अच्छी सोसाइटी की बात करें या ऐसे लोग जो मेरी लाइफ में मुझे थे, उन्होंने मुझे जो सपोर्ट किया। लाइक मैं बात करूं मैम, आप ये किट देख रहे हो धर्मांश फाउंडेशन की, तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बात करूं यहाँ पर धर्मांश फाउंडेशन में, धर्मांश जो एक संस्था है यहाँ पर, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू सर की। तो उनके बारे में मैं बताऊं मैम, उनका क्या रहता है कि जैसे कि लाइक एक, जैसे कि आपने एक संस्था है, संस्था पे आपने जैसे कि कोई भी जैसे कि जो कैपेबल है, सक्षम है अपनी लाइफ में, जो अगर धर्मांश का मतलब होता है दान, अगर आपने अपने हिसाब से कुछ भी दान दिया तो उस दान का धर्मांश फाउंडेशन क्या करती है मैम, जैसे कि वो महिलाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, अभी रिसेंटली आपने एक एग्जांपल देखा होगा राजसमंद में, उनके परिवार में पापा जी एक्सपायर हो गए थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। धर्मांश फाउंडेशन ने रिसेंटली भी मैंने देखा था 5,000 पर मंथ उनको सपोर्ट करेंगे। मतलब कि जो शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हो, खेल के क्षेत्र में पीछे हो, या कोई भी समाज के जैसे कि जिसको लगता है कि मुझे अच्छा करना चाहिए, कोई ऐसे माँ बाप जो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर सकते, उनको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, धर्मांश जो फाउंडेशन है वहाँ भी सपोर्ट करते हैं। ओमेंद्र रत्नू सर का बिहेवियर सच में बहुत अच्छा है और वो बहुत सपोर्टिव है, लोगों के लिए बहुत सोचते हैं। आपने जैसे कि देखा होगा कि जैसे कि धर्मांतर ये चल रहा है, तो सर उसमें भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। सभी चीज़ों में सर की सोच विचार बहुत अच्छे। इसके अलावा मैं बात करूं, मदर्स कोचिंग के जो डायरेक्टर है पवन राव सर मेरे, मैम उनका बिहेवियर सच में मैं एक भगवान की तरह मानता हूं, और उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, उनको नहीं चाहिए कि आप, वो मुझे फाइनेंशियल भी सपोर्ट करते हैं। एवरी मंथ मुझे लगभग 1 साल हो गया मेरे को वो फाइनेंशियल सपोर्ट करे। उनकी कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि आप कोई पॉडकास्ट में जाओ, इंटरव्यू में, अखबार में आप मेरा नाम लो। वो एक चीज़ चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सुनील कुमार साहू बस इंटरनेशनल मेडल लेके आए, पैरा ओलंपिक में, एशियन गेम में, इंटरनेशनल में, और देश का नाम रोशन करे। उनका सपना बहुत है। और मैम 2017-18 में मैं सर से मदर्स कोचिंग में पढ़ा था, तो उसके बाद में मैं सर के पास जब मैंने मेडल जीता तो मैं गया, तो मैंने बताया कि सर ये मैंने आपके आशीर्वाद से, क्योंकि सर से मैं काफ़ी कुछ सीखता हूँ, डाउन टू अर्थ रहने की बात करें, हर एक चीज़ों में उनसे मैंने सीखा। तो मैंने देखा है कि जब सर का इतना अच्छा बिहेवियर है तो मैं अपने आप के अंदर कैसे मैं अहंकार लेके आता हूँ। तो सर निस्वार्थ मेरे को सपोर्ट करते हैं। हेमराज जी जो दूध वाले हैं हमारे, आज साल भर से ऊपर हो गया वो बंदा, मैम क्या बताऊं उनके बारे में, वो पता है क्या बोलते हैं मुझसे, हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, हम एक चीज चाहते हैं कि सुनील कुमार साहू देश का नाम रोशन करे। जो इंसान भाई पापा बहन को खो दिया, उसकी स्थिति खुद की वो शारीरिक रूप से फिट नहीं है, उसके बाद वो देश के लिए सोच रहा है, अगर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी जिंदगी पे धिक्कार है। ये तो आगे सोसाइटी आपको सपोर्ट करे, कभी आते हैं मन में कि भैया एडवांटेज लेने वाली बातें, कभी सोचा है एडवांटेज लेने का?
मतलब दूध वाले भैया आ गए, भाई दूध लो, जी जी ठीक है हमें चाहिए गोल्ड मेडल लेना है, जी जी। तो कभी सोचा है कि हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध ले लेते हैं, और ये कभी आता है ऐसा मन नहीं में? मैम, ऐसा मैंने मैम अभी तक मैं इस चीज में बहुत लकी हूँ, मेरी मम्मी से सीखा हूँ कि मैंने स्वार्थ के लिए अभी तक कोई रिश्ता नहीं बनाया क्या मैम। बात है। और मैंने देखा है कि मैम स्वार्थ के लिए जो रिश्ते बनते हैं ना वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलते, ये मैंने देखा है। जी तो बिल्कुल। आप निस्वार्थ, आप बस यही है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो और बस निस्वार्थ आप ये करो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। मतलब सुनील कुमार साहू के पीछे कोई भी हाँ मैम। छिपा हुआ बच्चा नहीं है कि एडवांटेज ले लेनी है। नहीं नहीं चलो मैम। एनीवे, ये तो एक खैर रहा कि सोसाइटी का एक पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिला है, बट सोसाइटी का एक नेगेटिव रिस्पांस भी होता है जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ताने कसना। जी जी। तो आई थिंक कि ऐसा तो है नहीं कि सुनील कुमार साहू बिना कांटों के पथ के आगे ही रेस में निकल गया, ऐसा कोई इंसिडेंट कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैम मैं मानता हूँ कि ताने बहुत जरूरी है जिंदगी में। अगर आपको मजबूत बनना है ना, तो अगर आपकी जिंदगी में ताने नहीं है ना, तो मैं मानता हूँ कि वो आपकी जिंदगी आपने जी नहीं है, क्योंकि ताने इंसान को मजबूत बनाते हैं। देखो, तानों को आप नेगेटिव और पॉजिटिव दो रास्ते में आप ले सकते हो। अगर आपने तानों को लेके बैठ गए और आप सोचने लग गए कि यार मेरे बारे में उन्होंने ये बोला है, नेगेटिव आप ले, डिप्रेशन में आप चले जाओगे। तो उनका तो सामने वाले का काम क्या रहता है कि आपको डिमोटिवेट ही तो करना होता है। अगर आप हो गए तो आप उनके शिकार बन गए। लेकिन आप उन तानों को पॉजिटिव में लो। आप ये बोलो, लाइक मैम मेरे बारे में बताता हूँ। मैम मेरे को सफल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैम मैं लगातार 5 साल से मैं असफल, 4-5 साल से असफल हो रहा था। मेरी मम्मी को मैम लोग, मेरी मम्मी शादियों में एक माँ, आप सोचिए, सोल लपेट कर ट्यूबलाइट को पकड़ती है। मेरी मम्मी इतनी मेहनत मजदूरी मेरे लिए कर रही थी, हॉस्पिटलों में झाड़ू पोछा। आई प्रॉमिस मैम, मम्मी को मैंने गरम गरम ईंटें उठाते देखा है, परात उठाते हुए देखा है मेरी मम्मी को। तो जब मैं लगातार, मेरा सपना एक ही था, मैंने मैम घर बार, होली दिवाली सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। मैंने, मेरी खास बहन थी, मेरे बड़े पापा की लड़की, मैं कोई शादी में, कोई अपने दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार आता है हिंदुओं का, मैं कोई त्यौहार में, मैं कोई कहीं भी नहीं जाता। मेरा एक ही सपना था कि मैं मेरी मम्मी को जिंदगी भर में खुश रख सकूं, क्योंकि इतनी मेहनत मजदूरी मेरे लिए करते। मम्मी को लोगों ने बहुत ताने दिए थे कि आपका बेटा, तुम्हारे कभी, एक कहते हैं ना कि गांव में कि बाप दादा कभी इंटरनेशनल खेले हैं, या बच्चे ने अलग ही सपना देख रखा है, या उसके हाथ पैर सही नहीं है, अलग ही सारी चीजें मेरी मम्मी झेलती रही है। मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, ये सारी चीजों को देखते रहे, क्योंकि मैं लगातार 5 साल असफलता का मतलब आप समझते हो। 5 साल जो असफल रहे हो उसका रीजन क्या था? मैम लगातार 5 साल असफल जो रहा था, उसका रीजन सबसे बड़ा ये था मैम कि 2017-18 में जब मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम था ना, तो वहां पे मैंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता था। और जब पहली बार गोल्ड मेडल जीता तो मैम ऐसा लगो जैसे कि इंटरनेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता हो। और वहां से एक चीज तो कन्फर्म हो चुकी थी कि मैं कमजोर तो नहीं हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। जब मैंने वो मेडल मम्मी को अपने हाथ से पहनाया था ना, तो ऐसा लगा कि जैसे कि इंटरनेशनल मेडल पहनाया हो। मैंने मम्मी से एक प्रॉमिस किया था कि मम्मी अगले साल आपका बच्चा इंटरनेशनल मेडल, मैं बहुत जल्दी आपको भारत का नाम रोशन करूंगा, और इंटरनेशनल मेडल, जैसे कि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल मेडल पहना रहा हूँ, एक दिन में इंटरनेशनल मेडल मैं आपको पहनाऊंगा। तो उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेट लेवल गेम के लिए, जो कि जयपुर सवाई मान सिंह स्टेडियम में जयपुर में था। लेकिन मैम वहाँ पर मैं 4th पोजीशन पे आया था, मेरा मेडल नहीं लगा था। लेकिन वहाँ से मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं पूरे राजस्थान में 4थे नंबर पे आया हूँ, तो अगर मैं 1 साल और अच्छी तैयारी कर लूंगा तो 100% अगले साल मैं गोल्ड मेडल में यहाँ से लेके आऊँगा। लेकिन उसके लिए मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, दुनियादारी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत अच्छी तैयारी की थी, मतलब अंडरग्राउंड रह के मैंने। उसके साथ अगले साल मेरा फिर गेम था, लेकिन अगले साल गेम था तो एक इंजरी हो गई थी मेरे पैर में। तो पैर में इंजरी हुई थी, तो मैं स्पेशल थैंक यू मेरे आरपी मीणा सर को बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट, मतलब कि इंजरी हुई थी तो कुछ लोगों ने बोला कि अब छोड़ना पड़ेगा आपको, बैक इंजरी हुई थी मेरे और पैर में भी। तो मैंने सर को बताया, तो सर ने बोला कि यार देखो, इंजरी एक ऐसी चीज़ है, पार्ट ऑफ स्पोर्ट आपके लाइफ में, आपको थोड़ा सा धैर्य दिखाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आप रेस्ट करोगे ना तो आप ठीक हो जाओगे। अगर अभी आप ट्रेनिंग करोगे तो ये इंजरी का आकार बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में मैंने टारगेट रखा कि अगले साल मैं इसको स्किप करता हूँ और अगले साल मैं तैयारी करता हूँ। तो उस टाइम पे कभी सिचुएशन ऐसा लगा कि यार अब सब खत्म हो गया है, कभी इंजरी हो रही है, कभी 4th पोजीशन पर आ रहा हूँ, तो ये चीजें आई कभी माइंड में? नहीं मैम, ऐसा काफी बार लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके आगे अगले साल फिर मैंने टारगेट रखा कि मैं अगले साल रखता हूँ कि मेरे को अगले साल तो किसी भी हालत में मेडल लेके आना है। अब
कोई बंदा 2-3 साल से अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, घर बार सब कुछ छोड़ रखा है, दुनियादारी, अब उसके अंदर एक विश्वास तो होता है कि यार आज नहीं तो कल जीतूंगा तो सही मैं। बिल्कुल। एक कहते हैं ना, एक लाइन है कि ये बंदा फाड़ेगा तो सही। मेरे दोस्त मुझसे बोलते थे कि यार ये जिस तरीके से मेहनत करता है ना, बहुत एक आगे दिन जाएगा। एक दिन फाड़ेगा तो सही, बहुत आगे जाएगा। तो मुझे काफी अच्छा लगता था, लेकिन उसको कभी ईगो मतलब उसमें नहीं लिया मैंने। तो अगले साल टारगेट रखा, लेकिन मैम बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, लेकिन कुछ फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी लाइफ में चल रहा था। मैम आई प्रोमिस, जो लोडिंग रिक्शा होता है ना, मैंने लोडिंग रिक्शा चलाया। कभी आप मालाखेड़ा में जाके आप कभी भी पूछोगे मेरे घर पे, क्योंकि जब पापा एक्सपायर हुए तो मैंने लोडिंग रिक्शा तक मैंने चला अपने सपने को जिंदा रखने के लिए। मैंने शादियों में कैटरिंग में प्लेट साफ करना, मैंने वो काम किए है। मैंने प्राइवेट स्कूल में प्रोमिस मैंने पढ़ाया। मैंने अपने सपने को जिंदा रखने के लिए मैंने सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए। आज लोग सफल एथलीट सुनील कुमार साहू को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे सेक्रीफाइस बहुत सारे मतलब मैंने वर्क ऐसे किए थे, लेकिन यही था। उसके बाद में मैंने रखा टारगेट कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैम वहां भी कोविड महामारी आ गई, वो गेम ही पोस्टपोन हो गया। अब लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने टारगेट रखा कि यार कोई नहीं यार, एक कोविड महामारी में क्या होता है कि मैम, अगर एक लाइन है कि करने वाले के पास रास्ते बहुत होते हैं, ना करने वाले के पास बहाने बहुत सारे होते हैं। अब मेरे पास ये था कि मैं लगातार ऐसा पल हो रहा था तो मुझे जीतना तो था, क्योंकि एक माँ दुनिया के मेहनत मजदूरी करे तो मेरे को मम्मी के लिए तो कुछ करना था वहां पर। मैंने क्या किया मैम, रात को 2 बजे जाता, गाइडलाइंस थी कि कोविड महामारी की 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैं 5 बजे से पहले पूरी ट्रेनिंग करके आता मैं वहां से। मैंने मतलब रुकावट नहीं आने दी, लगातार मैंने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की। आई प्रोमिस छत पर भी मैंने रनिंग की। मैंने अपनी ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई मिस नहीं किया। टारगेट मैंने अगले साल को रखा। अगले साल फिर इंजरी बैक टू बैक कुछ ना कुछ लग रहा था। ये कोविड महामारी का आपने दूसरा वो देखा होगा मैम। तो लाइफ में सारी चीजें चल रही थी। तो 5 साल मैम ऐसे निकले जिसमें लगातार बहुत कुछ सीखने को भी मिला मेरे को, असफलता मिली, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत मजबूत भी बनाया। आप रात में जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए? हाँ मैम, रात को मैं 2 बजे, कोविड महामारी में रात को 2 बजे जाता और 5 बजे से पहले मैं पूरी अपनी ट्रेनिंग करके आता, क्योंकि लॉकडाउन में गाइडलाइंस ये थी कि 5 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा मैम, इसलिए मैंने अपनी ट्रेनिंग वहां से कंटिन्यू की। तो सुनील ये बताइए कि कहते हैं कि जो बुरा वक्त होता है वो इंसान की असली पहचान करा देता है। मैम बुरा वक्त सच में इंसान की असली पहचान कराता है, क्योंकि और मैम बुरा वक्त में पता चलता है कि कौन इंसान आपके साथ खड़ा है, कौन इंसान आपके साथ नहीं है। आपकी सोसाइटी, आपके दोस्त, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके मामा, मतलब जो भी परिवार वाले, सबका फेस सामने आ जाता है कि कौन आपके बुरे वक्त में साथ खड़े हैं। तो मैं मानता हूँ कि बुरा वक्त इंसान पे जो आता है ना, वो इंसान को बहुत कुछ सिखा के जाता है। इंसान को एक कॉन्फिडेंस दे के जाता है कि यार हाँ यार, आपके बुरे वक्त में कोई साथ नहीं है ना। और मैं मानता हूँ कि आज मेरे बुरे वक्त में कोई साथ नहीं है तो कम से कम नहीं कोई क्रेडिट तो नहीं लेगा कि हाँ अच्छे वक्त में कोई मैं किसी को अपना क्रेडिट दूं, ये वाली चीज है। तो बुरे वक्त में मैं खुद बना हूं तो सारी चीजें हैं, तो अच्छे वक्त में मैं किसी को क्रेडिट भी नहीं देना चाहता। उस सिचुएशन में खुद को संभालने की हिम्मत कहाँ से आती थी? मैम उस सिचुएशन में खुद को संभालने की अगर हिम्मत की हम बात करें तो मैम मतलब कि वही वाली चीजें मैंने आपको बताई कि हिम्मत में मैं मम्मी के त्याग को देखता था मैम, क्योंकि जो मम्मी कर सकती है तो मम्मी कर सकती है, क्योंकि मैम इतनी मेहनत वो कर रही थी, छोटा वाला भाई इतना सपोर्ट कर रहा था, तो जब वो मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो मैं उनके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ मैम। और मुझे लगता है हमारे देश के अगर सारे युवा ऐसे ही हो जाए, जो अपने पेरेंट्स के बलिदान को एक्सेप्ट करे, उनके लिए कुछ ना कुछ करे, तो आई थिंक हमारा देश बहुत आगे होगा। जी मैम सब कुछ चेंज हो गया। वो लाइफ का मेरा सबसे बड़ा मोमेंट मैम वही था जब मैं लगातार 5 साल से मैं असफल हो रहा था मैम। जब ऐसा लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया और लाइफ में अब कुछ भी नहीं, क्योंकि मैम लगातार कभी इंजरी हो रही थी, कभी कोविड महामारी, कभी क्या सिचुएशन ऐसी थी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक टाइम तो लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तो सुनील जी ये बताइए, वो कोई ऐसा मोमेंट जिस समय आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई थी? मैम सबसे पहले मेरी सामान्य था, मैं बिल्कुल एकदम एक 15 साल का फिट इंसान था मैं। हमारे पास एक बिजनेस था आइसक्रीम फैक्ट्री का। तो आइसक्रीम फैक्ट्री का बिजनेस था, तो उसमें मैम क्या था कि जो वर्क वगैरह हम ही करते थे वहाँ पर। तो मैम वहाँ पर एक रिसीवर ब्लास्ट हो गया था ठंडी गैस का। अच्छा। ठंडी गैस का जब रिसीवर ब्लास्ट हुआ तो मैम वहाँ से मेरे को लगभग 15 फीट दूर मेरे को फेंका गया था वहाँ से। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो जब रिसीवर ब्लास्ट होने के बाद जब मेरे को वहाँ से बाहर लेके आए तो मेरी मैम स्थिति ऐसी थी कि जो सोसाइटी के लोगों ने देखा था, आई प्रॉमिस मैम सबने बोला कि ये बच नहीं पाएगा। क्योंकि तो आप अकेले थे उस समय जब रिसीवर ब्लास्ट हुआ था? मैम और भी थे, लेकिन कहते हैं ना कि वहाँ पर उसके सामने मैं ही था।
रिसीवर के सामने, तो वो ब्लास्ट मेरे पे हुआ था। तो उसके बाद में सोसाइटी लोग सब ने बोला कि ये बच नहीं पाएगा। कुछ लोगों ने बहन को फ़ोन कर दिया कि आपका भाई एक्सपायर हो गया। अब वहाँ से वो रोते हुए आती है। उसके बाद में एक रहता है ना कि डॉक्टर, सोसाइटी, सब ने बोला कि हम प्रॉमिस नहीं कर सकते। वहाँ से मैम मेरे को माँ बाप कहाँ गिव अप करते हैं। मेरे को अलवर गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए तो उसके बाद में मेरे को वहाँ से सीधा रेफ़र कर दिया था स्थिति को देखते के साथ। उसके बाद मेरे को जयपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, वहाँ मेरे को लेके गए। तो वहाँ पर कुछ दिन में मेरे को होश आया। तो जैसे ही मुझे होश आया तो डॉक्टर ने बोला कि इनके दोनों हाथ कटेंगे। मम्मी पापा ने बोला कि चाहे हम रोड पे रह लेंगे, चाहे हम सड़क पे सो लेंगे, लेकिन हम बच्चे के हाथ नहीं कटने देंगे। मेरे को वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आए। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आए तो मैम वहाँ पे मैं आईसीयू में ज़िंदगी और मौत से मैं लड़ रहा था। मुझे मेरी लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस सिचुएशन में मैं ज़िंदगी मौत से लड़ रहा था। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता था कि भगवान जी मैं ज़िंदा क्यों हूँ, इससे अच्छा तो आप मुझे उठा लेते। क्योंकि कितने आईसीयू टाइम में आप आईसीयू में रहे थे? लंबा मैम, काफ़ी मंथ में वहीं पे ही था। उस सिचुएशन में मैम ना मैं खा सकता, ना मैं पी सकता, ना मैं फ्रेश हो सकता, ना मैं टॉयलेट कर सकता। अब जो इंसान सोचो इस सिचुएशन से गुजर रहा हो तो उस पे क्या गुजरती। मैं भगवान से यही प्रे करता, इससे अच्छा आप मुझे उठा लेते तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैम कई बार भगवान जो करते हैं वो वर्तमान में लगता है गलत है, लेकिन भविष्य हमको इस चीज़ का एहसास दिलाता है कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मेरी विकलांगता शायद मेरे लिए एक अभिशाप साबित होती, लेकिन मेरे लिए एक वरदान साबित हुई। उसका रिजल्ट मैंने इंटरनेशनल मेडल जीता। तो मैम ये था कि जब एक्सीडेंट हुआ तो यही था कि शायद भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा मेरे लिए। वहाँ से जब मैं घर आया तो सेम मेरी कंडीशन थी, ना मैं खा सकता पी सकता, बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा था मैम। लगभग 2 साल मेरी लाइफ के ऐसे निकले हैं जिसमें मैं बेड पे रहा था, ना मैं चल सकता। एक क्यूरियोसिटी थी कि कब मैं धरती पे मैं भी चलूँगा, करूँगा सब सारी चीज़ें। तो वो डायरेक्शन मैम यहाँ से पूरी चेंज हो गई थी मेरी लाइफ की। और मैं मानता हूँ कि लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस चीज़ पे आज नहीं तो कल बिलीव करना पड़ेगा, और मैं कभी तो रिग्रेट नहीं कितना करता। मतलब उस समय जब आप बेड पर लेटे हुए थे, बेड रेस्ट था आपका, 2 साल तक नहीं चल पा रहे थे आप, जो भी प्रॉब्लम थी, क्या चीजें चलती थी उस टाइम? समय माइंड में था कि मुझे पैरा एथलीट बनना है या क्या करना है, देश का नाम रोशन करना है, या सिर्फ मम्मी के लिए काम करना है, कुछ क्या चलता था उस समय? मैम जब मैं एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम तो मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी कि मैं कैसे खड़ा होऊंगा और कैसे चलूंगा। लेकिन मैम जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे ना, पापा 7 बजे तक ठीक थे, लेकिन आधे घंटे बाद ही मेरे पापा को साइलेंट अटैक आ गया। ये कब की बात है? ये 2013 की मेरे एक्सीडेंट के बाद की बात है, जब डॉक्टर ने बोला कि हम कोशिश करेंगे हम। तो पापा डिप्रेशन में थे, सारी चीज़ें, क्योंकि घर में सबसे बड़ा मैं ही था, बड़ा भाई तो पहले ही खो दिया था। लेकिन उसके बाद में मैम जब पापा एक्सपायर हुए थे तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था मैम। मुझे वहाँ से अपनी विकलांगता को अपना मजबूत पक्ष बनाना था। मेरे पापा का एक सपना था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा, क्योंकि मैं बचपन से आर्मी का सपना देखता था, आर्मी ऑफिसर का। तो पापा के मन में था कि यार हाँ यार मेरा बेटा एक दिन देश का नाम रोशन करेगा और सारा देश एक प्राउड फील करेगा मेरे बेटे पे। जब पापा एक्सपायर हुए तो मैंने एक ही चीज़, एक प्रॉमिस किया था, एक संकल्प लिया था कि पापा आज आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन आपका बेटा कुछ ऐसा करके दिखाएगा, मतलब नाम रोशन आपका भी करूंगा और पूरे भारत का मैं नाम रोशन करूंगा, ताकि आप ऊपर से भी प्राउड फील कर सके कि हाँ मेरा बेटा, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ नीचे, लेकिन मैं ऊपर से देख रहा हूँ, क्या मुझे बात बहुत है। अच्छा लग रहा है। तो यही था मैम वो मेरी लाइफ का कि मेरे को यहाँ से पापा के लिए करना था, और वो सपना जो था मेरा तो मैंने पूरा भी किया मैम, इंटरनेशनल मेडल जीतकर। पापा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैम पापा के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा नहीं हैं तो मैं इस चीज़ की अहमियत को जानता हूँ कि पापा का ना होना, मतलब आप समझ सकते हो, एक हिम्मत, एक सहारा। एक जब पापा का साया आपकी लाइफ से हट जाता है ना तो ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन मैम हमको पापा की अहमियत तब होती है तब पापा इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जब पापा हमारी लाइफ में होते हैं तब हम पापा की इतनी अहमियत नहीं करते हैं। लाइक मैंने भी रिसेंटली मैं स्टेडियम में गया था तो मेरा दोस्त, पापा का फ़ोन आ रहा था उसके के, तो वो फ़ोन को कट कर रहा था, अटेंड नहीं कर रहा था। तो मैं मेरे मन में सोच रहा था कि यार आज इनके पापा है लेकिन ये पापा को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं जब मन में पापा सोचता था नहीं कि होंगे तो जिनके पापा नहीं होते आप उनसे पूछिए कि पापा की इम्पोर्टेंस क्या होती है। क्योंकि एक जो बाप होता है ना, एक जो पिता होता है, सिर्फ एकमात्र इंसान है इस दुनिया का जो चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से भी बड़ा आदमी बने। सिर्फ एकमात्र इंसान अपना पापा चाहता है। तो मैं मानता हूँ कि पापा की अहमियत
लोगों को बहुत लेट समझ आती है। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर आपकी ज़िंदगी में आपके पापा है ना, तो आप उन्हें इम्पोर्टेंस दीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। और पापा, मैं मानता हूँ कि आपको डराते भी है, धमकाते भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि आपको, कि मेरा बेटा मुझसे भी बड़ा बने। तो पापा को इम्पोर्टेंस दीजिए और उनको बताइए कि पापा, जैसे पापा मेरे नहीं है, ऊपर से भी प्राउड फील मेरे पे कर रहे होंगे, तो आप भी ऐसा ही बनिए ताकि आपके पापा आप पे प्राउड फील करें। सुनील जी, डेफिनेटली इस एपिसोड के बाद कोई पापा निराश नहीं होने वाले अपने बच्चों से। एंड आपसे बातचीत में मुझे इतना तो पता चल गया कि आपका भगवान पर विश्वास तो बहुत है। जी तो अगर हम आस्था, पुण्य और कर्म की बात करते हैं, तो इन चीजों को आप किस तरीके से महत्व देते हैं? मैम, आज आप ये गले में इंटरनेशनल मेडल देख रहे हो ना, इसमें मैं मानता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आस्था, कर्म और पुण्य, 3 चीज़ों को मानता हूँ मैम। मैं मानता हूँ कि आस्था आपको एक दिशा देती है, कर्म आपको मंजिल तक पहुंचाता है, पुण्य इंसान को अंदर से महान बनाता है। आस्था का मतलब क्या होता है मैम? आस्था का मतलब होता है एक पॉजिटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर जो आती है। हम लगातार असफल होते हैं लाइफ में, हमको मेडल नहीं लग पा रहे, हमारे लगता है कि हम एक बार, जैसे कि रहता है ना कि हम कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करें, असफल हो गए थे, तो आस्था हमको सिखाती है कि मैं कुछ बड़े के लिए बना हूँ यार, मैं इन चीज़ों के लिए बना ही नहीं हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीतूँ, मैं इंटरनेशनल मेडल में जीतूंगा यहाँ से, भगवान ने मुझे इसलिए बनाया है, इस काबिल बनाया है। तो ये चीज़ें आपको आस्था सिखाती है, आपको भगवान सिखाता है। भगवान का जब भरोसा आपके साथ होता है, मैंने मैम लगभग 2-3 साल संतोषी माता का व्रत किया था। क्या बात है। और संतोषी माता से सभी- एक ही, हाँ, संतोषी माता से मैंने एक ही प्रे की थी कि माता रानी, मेरा एक बार नेशनल गेम में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, कोई सा मेडल लग जाए। राजस्थान में एक पॉलिसी है आउट ऑफ 10 के तहत जो गवर्नमेंट जॉब की है, वहां से मैं मेडल जीतूं, और मेडल जीतूंगा तो मेरे को राजस्थान सरकार से गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी, और गवर्नमेंट जॉब पाकर मैं मेरी मम्मी को हमेशा खुश रखना चाहता हूं। बस मुझे इतना आप कैपेबल बना दो, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं। और मैम, आप बिलीव करेंगे कि मेरी दादी भी एक्सपायर हुई थी। मुझे पता है कि जब कोई एक्सपायर घर में होता है तो व्रत नहीं माना जाता। मैं व्रत करता भी नहीं था, पूजा पाठ, लेकिन अंदर से यही था, डर रहता था, लेकिन मैं व्रत को पूरा करता था, एक टाइम ही माता खाना गुस्सा खाता हो था। जाएंगी। हाँ, एक मन में एक रहता है ना। मैंने मतलब कि लगातार 2-3 साल तक व्रत किया। आज भी मैं नहा धो के घी का दीपक जोड़ना संतोषी माता का। तो मैं भगवान पे बहुत भरोसा करता हूँ, और भगवान पे भरोसा जरूरी है। इसके अलावा मैम, कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं होती मैम। किसी के लिए गलत ना सोचना, गलत ना करना, ये आप किसी लड़की के लिए गलत सोच विचार हम रखते हैं, हम किसी की आत्मा ना सताना, ये भी एक कर्म है। किसी के लिए गलत ना सोचना। कोई आगे बढ़ रहा है ना लाइफ में, मैंने देखा है कुछ खिलाड़ी जैसे कि लाइफ में आगे बढ़ते हैं, या एजुकेशन में कोई आगे बढ़ता है, तो हम क्या करते हैं, उनकी टांग खींचते हैं। हम उनके, मतलब ऐसा लगता है, हम जेलस भी, एक जलन आती है हमारे अंदर कि यार ये कैसे सफल हो गया। मैम, आपको इस चीज पे बिलीव करना पड़ेगा कि अगर आप किसी की कामयाबी से अगर आप जल रहे हो ना, आप जेलस फील आप कर रहे हो, तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैंने मैम, अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो मैं उसको 10 लोगों में या 50 लोगों में, जहां मेरे को मिलता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं जो आगे बढ़ता है तो मैं उससे सीखता हूँ, ना कि मैं जलता हूँ वहां से। लेकिन मैम, लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कोई खिलाड़ी आगे निकलता है तो हम जेलस फील करते हैं। बट मैम, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि मैं कर्मा से बहुत डरता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है वो कर्म से लगता है। मैं आज, जैसे कल को मेरा कोई कर्म का प्रोग्राम, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, मैम, अच्छा या बुरा। मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि कर्म जो होता है ना, वो लौट के जरूर आता है। और मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि कर्म लौट के आता है। मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ मैम। ये सारी चीजें लोग बोलते हैं मैम कि ये आपके कर्म ही है जो आप इस लेवल पर हैं आज। जी मैम, मैम लोग बोलते हैं कि पिछले साल के जो कर्म होते हैं ना, वो आपको ये साल मिलते हैं, ये साल के कर्म अगले साल मिलते हैं। लेकिन मैम, मेरी मम्मी ने एक चीज मुझे सिखाई है, मैं स्पेशल मेरी मम्मी को थैंक यू बोलूंगा। मेरी मम्मी बोलती है नवीन कर्म। अब नवीन कर्म क्या होता है मैम? नवीन कर्म का मतलब होता है कि लाइक, जैसे कि मैं बात करूं कि आप 7 दिन आप अच्छा कीजिए, 7 दिन अच्छा, क्या आप किसी के लिए गलत मत सोचो, अच्छा करो, किसी से जेलस फील मत करो, जितना हो सके किसी की आत्मा ना सताओ। और मैं मानता हूं कि मैम, दुआ और बद्दुआ होती है ना, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए मैम, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को हर्ट करना, ये सारी चीजें ठीक नहीं है। मैंने ये चीजें मेरी मम्मी से सीखा है। तो ये मैम, जैसे कि हम ये सारी चीजें करते हैं ना, 7 दिन बाद आप उसका रिजल्ट देखिए मैम, इतना टेस्टी होता है सच में यार। आप मेरे को लगातार, लोग बोलते हैं कि यार कभी तो कोई अवार्ड शो में जाता है, बड़े बड़े मंत्रियों से मिल रहा है, आज इतना सारी अचीवमेंट तेरे पास है। मैं कर्म पे, मैं भगवान जी को थैंक यू बोलता हूँ, कर्म को और पुण्य को, कि आपने मुझे यहाँ बनाया। इसके अलावा तीसरे नंबर पे मैम आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पुण्य। मैम, पुण्य के बारे में आपको बताऊं, पुण्य इंसान को
अंदर से महान बनाता है। पुण्य का मतलब क्या होता है मैम? अगर आप लाइफ में कैपेबल हो, सक्षम हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, किसी ने भंडारा किया, आप तो जग से पानी पिला रहे हो ना, तो ये भी एक पुण्य है। आप किसी को बाल्टी लेकर अगर आप सब्जी भी डाल रहे हो ना, वो भी एक पुण्य है। आप चींटियों के लिए, आप चींटी हो गई, गिलहरी हो गई, मछली हो गई, उनके लिए आटा डाल रहे हो, ये भी एक पुण्य है। आप ईमानदार हो, ये भी एक पुण्य है मैम। आप पेड़ लगा रहे हो, ये भी एक पुण्य। पुण्य की कोई वो नहीं है। रिसेंटली मैम मैं एग्जांपल दूं, हमारे एक टीम छावा है मालाखेड़ा में, तो वो क्या करती है मैम, उनको कोई ऐसा नहीं पैसा मिलता हो, जैसे गौ माता की तस्करी आपने ना ये देखा होगा, तो वो क्या करते हैं मैम, अपनी जान को जोखिम में डालते हैं मैम। रात को, पूरी रात वो, जैसे कि जो हमारी गौ माता कटने के लिए जाती, तस्करी के लिए, आपने देखा होगा, वो फायरिंग तक होती है वहां पर। आप बिलीव करेंगे कि वो अपनी जान पर खेल के अपने, एक हिंदू राष्ट्रवाद की हम बात करें, गौ माता जो कितने, मतलब ये एक पुण्य है मैम। वो किसके लिए, उनको कोई पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन जितना, मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि आप जितना भी हो सके ना, ऐसे जो कार्य करते हैं, जैसे कि एक पुण्य के लिए जो कोई करते हैं, तो आप, अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं ना, तो वो और भी अच्छा हमारे लिए कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि बेजुबान की अगर हम कर रहे हैं, उससे बड़ा पुण्य कुछ कोई पुण्य नहीं होता, तो ये सबसे बड़ा है। व्रत नहीं है, उससे बड़ा कोई पूजा नहीं है, अगर आप किसी बेसहारा का सहारा बनते तो मैम मैं तो आस्था, कर्म और पुण्य, 3 चीजों को बहुत मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया, आस्था आपको दिशा देती है, कर्म आपको मंजिल तक पहुंचाता है, पुण्य इंसान को अंदर से महान बनाता है। और ये 3 चीज करते हैं, तो मैंने तो इंटरनेशनल मेडल जीता, आज ये 20 मेडल मैंने जीते इंटरनेशनल। इसके अलावा इंटरनेशनल मेडल भी मैंने जीता, 20 मेडल जीते। आज आप इंडिया करंट जी के, राजस्थान करंट जी के, मंत्री जी के साथ आप फोटो देखते हो, ट्वीट देखते हो, सारी चीजें आप गूगल पे आप मेरे बारे में देखते हो, तो उसका जीता जागता उदाहरण आस्था, कर्म, पुण्य 3 चीज है। तो मैं मानता हूँ कि आप भी बिलीव करो। जी मैम। ये बताइए कि सक्सेसफुल बनने के लिए भी यही 3 चीजें काफी हैं या कुछ और? मैम सक्सेसफुल बनने के लिए मैं मानता हूँ मैम, अगर सक्सेसफुल, अगर आपको लाइफ में अगर सफल होना है ना, तो आपको मैम सबसे इम्पोर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैम अगर आपको विश्वास है कि मेरे को नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतना है, तो 100% आप गोल्ड मेडल जीतोगे। लेकिन आपको खुद पे अंदर से विश्वास होना चाहिए कि आपको कितना भरोसा है कि मैं मेडल जीत सकता हूँ, या मैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं नौकरी पा सकता हूँ यहाँ पर। इसके अलावा सबसे सेकंड नंबर पे आता है मैम पेशेंस। आपको कितना धैर्य है किसी भी चीज के लिए। हम क्या करते हैं, 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, तीसरे साल हम पंखे पे लटक जाते हैं, सुसाइड हम कर लेते हैं। मैं मानता हूँ ये बहुत गलत चीज है। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि आपने देखा सुनील कुमार साहू जो आपके सामने बैठा, जो लगातार 4-5 साल से असफल था। मैं भी तो डायरेक्शन चेंज कर सकता था, फील्ड चेंज कर सकता था। मैं भी शायद, मेरे साथ तो कैसी कैसी सिचुएशन थी मैम, भाई एक्सपायर हुआ, पापा एक्सपायर हुए, बहन एक्सपायर हुई, 5 साल से असफल था, लगातार मेरे को असफलता मिल रही थी। मैं भी तो शायद सुसाइड कर सकता था, लेकिन आप सुसाइड तो कर लेते हो, लेकिन आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, उनसे जाके पूछिए आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, उन पर क्या गुजरती है पूरी जिंदगी। मैम वो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, इंसान तो चले जाते हैं। तो ये कि पेशेंस बहुत जरूरी है, और एक डेडिकेशन बहुत जरूरी है मैम। आप कितना डेडिकेट हो कोई भी चीज के लिए, कि मेरे को इंटरनेशनल में गेम उसमें गोल्ड मेडल चाहिए, तो मेरे को एक रहता है डेडिकेशन। बहुत आसान है मैम बोलना, लेकिन अंदर से एक आग होती है, एक रहता है क्यूरियोसिटी, यार मुझे करना है, सुबह 5 बजे उठना है, जाना, वो चीज कुछ नहीं दिखता, अपना दर्द वर्द कुछ नहीं। अगर आपकी इंजरी भी है, आप अगर चले जाओ, हाँ आपको जाना है, इसे इंजरी है तो रेस्ट करो, लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ा पेन है तो आप करो। इसके अलावा मैम डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन वर्ड बहुत इजी है बोलना मैम। डिसिप्लिन बोलना कोई बड़ी, फॉलो करना, हाँ फॉलो करना बहुत टफ है। डिसिप्लिन क्या होता है मैम, आपको पता है कि मेरे को 5 बजे उठना है, मेरे को स्टेडियम जाना है, मेरे को स्टेडियम से आना है, आके मेरे को डाइट लेनी है, और उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, नहा धो के पाठ पूजा करना है, उसके बाद में मेरे को खाना बनाना, जो भी आपका है, पढ़ने का है। आपने एक शेड्यूल बनाया। मेरा क्या होता है मैम, एक टाइम टेबल में बनाता हूँ, महीने के 4 टाइम टेबल जो मेरे होते हैं, तो मैं टाइम टेबल में परफॉर्मेंस में लिखता हूँ कि मैंने इस वीक से अगले वीक को मैंने बेहतर बनाया। मेरे को हर वीक बेहतर बनाना होता है। तो डिसिप्लिन से क्या होता है कि मैम अगर आपकी लाइफ में आप डिसिप्लिन हो ना, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप असफल नहीं हो सकते कोई भी हालत में। अब डिसिप्लिन के साथ में आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप डिसिप्लिन तो हो गए, आपने आपकी लाइफ में आपने फॉलो किया कि मेरे को ये 1 दिन करना है, लेकिन अब वही चीजें आपको रेगुलर करनी, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी आप करते हो ना, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैम सैक्रिफाइस। आज के जो यूथ है उनकी असफलता के सबसे बड़ा कारण है सैक्रिफाइस। लोग क्या करते हैं मैम,
जैसे कि वो मैंने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल हाँ पाते। बाहर नहीं निकलते। मैं बताता हूँ कि मैम बिना त्याग के आपको मम्मी के हाथ का खाना छोड़ना पड़ेगा, आपको घर बार दुनियादारी सब कुछ छोड़नी पड़ेगी मैम आपको, अगर आपको सच में कुछ पाना है ना तो त्याग बहुत ज़रूरी है। मैंने, मेरी खास बहन बड़े पापा की लड़की थी, मैं शादी में नहीं गया, मेरी बड़ी मम्मी एक्सपायर हुई, मेरी दादी एक्सपायर हुई, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार आता है होली दिवाली, मैंने सब कुछ छोड़ दिया मैम, कोई त्यौहार में नहीं गया। मेरा एक ही सपना, जब दिवाली पे मैम जब लोग दीप जला रहे थे ना, मैं उन्हीं दीपक की रोशनी में मैं ट्रेनिंग कर रहा था। आई प्रॉमिस मैम, मैं मतलब कि दिवाली के दिन, और मेरा ऐसा रहता है कि मेरी रेपिटेशन भी उसी दिन होती थी, ये भी मेरे लिए वो था। तो ये है कि मैम की मतलब भगवान कि सच में साथ था। भगवान सच में चाहता, इसकी उसी टाइम परीक्षा पे ले रहा करो। था मेरी कि हाँ इसको देखते हैं कि ये सच में अगर ये सफल हो गया तो मैं इसको सफल बनाऊंगा। तो हाँ। मैम सेक्रीफाइस बहुत जरूरी है, और मैं मानता हूँ मैम 28 से 30 साल तक की उम्र में आप सब कुछ छोड़ दीजिए मैम, अंडरग्राउंड होकर तैयारी कीजिए। जब मैम मेरी रैली निकली थी, जब मैं इंटरनेशनल गेम में नेशनल गेम में जब मैं गोल्ड मेडल जीत के आया ना, तो वहां से जब मेरी रैली निकली तो लोगों ने वही वाली ताने बहुत सारे थे कि यार ये क्या करेगा लाइफ में, तुम्हारे बाप दादा कभी खेले इंटरनेशनल, बहुत सारे हैं। लेकिन जब रैली निकली, जब नेशनल में गोल्ड पूरी इंडिया में मेरी कैटेगरी में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल की ना, तो लोगों के अंदर यार ये बंदा इंटरनेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीत के आया है। और फिर वही बंदे कहते हो कि मैं कहता था ना हाँ, पहुंच और गया, वो लेकर बंदे आ बोलते गया। थे कि यार देखो यार, मुझे पूरा भरोसा था भाई तू एक दिन देश का नाम रोशन करेगा और बहुत अच्छा करेगा। हाँ, तो लोग एक फिर वही साथ सबसे में आगे फोटो, आकर बोलते हाँ हैं। वही सारी चीजें होती है। लेकिन मैम आपने देखा होगा सारी चीजें कि मैंने अंडरग्राउंड रह के ट्रेनिंग की थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। अगर आप भी अंडरग्राउंड रह के ट्रेनिंग करोगे, सब कुछ छोड़ के अगर ट्रेनिंग करोगे, सैक्रिफाइस, आज के टाइम में हम क्या करते हैं, दोस्त का बर्थडे तलवार से केक काटते हैं, ये डिस्ट्रैक्शन है मैम। तो हम कुआ पूजा, अंडरग्राउंड होने का रीजन सिर्फ अंडरग्राउंड होना था, या ये था कि अगर दो लोगों को पता चलेगा तो नजर लग जाएगी, ऐसा मैम भी कुछ था होता आपका? क्या है अंडरग्राउंड का मतलब, मैं आपको बताता हूँ मैम। लाइक आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हो या आप नेशनल गेम की तैयारी कर रहे हो, मैं गांव गया और गांव में, जैसे कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि अंडरग्राउंड रह के ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है। अंडरग्राउंड रहने का ट्रेनिंग का मतलब होता है जैसे कि आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो या कोई स्पोर्ट की प्रिपरेशन करो। मैंने आपको बता दिया कि मैं इंटरनेशनल गेम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो लोग फिर दिल लगी उड़ाते हैं, और दिल लगी ऐसे उड़ाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलने देता, मजा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलने देता। और भाई इंटरनेशनल प्लेयर क्या रहा, तेरा गेम था, मेडल लग गया तेरा, मेडल नहीं लगा, हाँ, तो दिल लगी उड़ाते हैं। आपने कोई एग्जाम की प्रिपरेशन, आपने ढिंडोरा पीट दिया कि मैं भाई मजाक यूपीएससी की, नहीं बनना मैं था यूपीएससी इसलिए की कर रहा प्रिपरेशन हूँ। कर रहा हूँ, तो यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक लोगों के अंदर होता है ना कि और भाई कलेक्टर साहब क्या हुआ आपका, पेपर निकला या नहीं लगा, तो लोग दिल लगी उड़ाते हैं। तो अंडरग्राउंड रहने का मतलब मेरा ये है कि आप किसी को अपने सपने शेयर मत करो, किसी को बताओ मत मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। साइलेंटली वर्कआउट करते जाओ, आप अंडरग्राउंड रह रिजल्ट के एक दिन साइलेंट मिलेगा। आप वर्कआउट करो। आप, मैं कह रहा हूँ ना कि एक दिन लोग आपको ताना दे रहे हैं, सर नीचे रखो काम करो, लोग आपको गाली दे रहे हैं, सर नीचे रखो अपने काम पे ध्यान दो, लोग आप जीत रहे हो हार रहे हो, आप सर नीचे रखो काम करो, लोग आपके हालातों पे हंस रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देखना मैम 1 साल निकलेगा, 2 साल निकलेगा असफलता, 3 साल असफलता निकलेगी, चौथे साल निकलेगी, लेकिन जब 4-5 साल के जब वो फटेगा ना, एक साथ, एक जब साथ लोग कहेंगे कि यार ये बंदा रातों रात सफल हो गया है यार, हमको इस बंदे की तरह बनना है यार। लेकिन मैम लोग सफलता को देखते हैं लेकिन असफलता कोई नहीं देखता, वो सेक्रीफाइस, वो कैसे अपनी उसको लाइफ को उन्होंने जिया है, वो चीजें। ये अगर आपको लगा कि ये कहानी यहीं खत्म हो गई है तो रुकिए, सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक हिस्सा अभी बाकी है। मिलते हैं पार्ट 2 में, सिर्फ बातें तेरी मेरी विद रीना पर।